पाकिस्तान में कैद पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक के मामले में आज अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई होगी। नीदरलैंड के हेग में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग ICJ में दोनों ही पक्षों को अपना मत रखने को कहा गया है। हेग स्थित ICJ के मुख्यालय से सुनवाई का संयुक्त राष्ट्र के वेब टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। जाधव को पाकिस्तान ने पिछले साल 3 मार्च को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने भारत के 16 बार कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग को खारिज करते हुए एक तरफा फैसला सुनाया था। लिहाजा भारत ने 8 मई को संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक इकाई में याचिका दायर कर कॉन्सुलर एक्सेस नहीं देने को वियना संधि का उल्लंघन बताया। इन दलीलों को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। हालांकि पाकिस्तान इस रोक को मानने से इनकार कर रहा है। भारत और पाकिस्तान करीब 18 साल बाद एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आमने सामने है। 18 साल पहले इस्लामाबाद ने अपने एक नौसैनिक विमान को मार गिराए जाने पर ICJ से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लगातार तीसरे दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। रविवार को भी पाकिस्तान ने राजौरी के मंजाकोट इलाके में सीमा पार से फायरिंग की। पाकिस्तान की इस गोलीबारी से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का आलम है। सेना और स्थानीय प्रशासन ने बड़ी संख्या में लोगों को सीमावर्ती गांवों से हटने को कहा है। पाकिस्तान सरकार ने पहली बार ये माना कि हाफिज सईद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। हाफिज सईद और उसके साथियों की नजरबंदी को लेकर हुई एक सुनवाई में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने जुडिशियल रिव्यू बोर्ड को हाफिज के खिलाफ सबूत सौंपे। हालांकि हाफिज सईद पर ये आरोप पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी गतिविधियां चलाने को लेकर है। अलगाववादी भले ही कश्मीरी नौजवानों के हाथ में सिर्फ पत्थर देखकर ही खुश हों, लेकिन अपनी सरजमी की हिफाजत की चाह रखने वाले कश्मीरी युवाओं की भी कमी नहीं है। इसकी मिसाल राज्य में चल रही पुलिस भर्ती में देखने को मिल रही है। करीब 700 पदों के लिए भर्ती के लिए कश्मीर के 70,000 युवाओं ने आवेदन किया है। पुलिस के शारीरिक टेस्ट में भी भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा इलाके में लश्कर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इन आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार मिले। सेना लेफ्टिनेंट उमर फयाज के कातिलों की तलाश कर रही है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने 2 टूक कहा कि कातिलों को दंड देना बहुत जरूरी है। आज तक से खास बातचीत में सेना प्रमुख ने फयाज के 3 कातिलों की पहचान की बात कही। अब सेना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इन तीनों ही आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। देखिए, सेना लगातार कार्रवाई करते जा रही है कश्मीर घाटी में। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए फर्जी लोगों के नाम से पार्टी के लिए फंड लेने का आरोप लगाया है। कपिल ने कहा कि केजरीवाल ने टैक्स बचाने के लिए ब्लैक मनी को वाइट भी किया। कपिल ने इस मामले की CBI जांच की भी मांग की है। आज वो फंड के फर्जीवाड़े के सबूत CBI के साथ साझा करेंगे। इतना उनको देखकर लग नहीं रहा था मुझे था शायद अब मैं कुछ संभाल पाऊंगी, बट मेरे को ये पता है जो उन्होंने लड़ाई शुरू करी है, अगर आज वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो ये सब फाइल से कि कल मैं जाऊंगी CBI। ये लड़ाई बीच में रुकेगी नहीं, एक दिन भी, एक पल भी, एक सेकंड। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने जोरदार पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोपों को अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। संजय सिंह ने कपिल पर बीजेपी नेता की शह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी को चुनौती दी है कि सामने आकर आम आदमी पार्टी से लड़ने की हिम्मत दिखाएं। आम आदमी पार्टी के चंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की साजिश सामने आ गई है। कपिल मिश्रा के पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश है, ये मैं पहले से कह रहा हूं।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन के बाद 17वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद की ही तरह कम से कम 90 दिन का सत्र चलाने के लिए सबका सहयोग मांगा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 325 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र में हंगामे के आसार हैं। सत्ता से बेदखल समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के साथ ही किसानों की अधूरी कर्ज माफी को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। मीट की दुकानें बंद होने की वजह से बढ़ी बेरोजगारी को भी विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। समीक्षा के नाम पर समाजवादी पेंशन पर रोक लगाने के फैसले पर भी सदन में हंगामे के आसार हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा सेवा यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम में 5 लाख लोग अमरकंटक पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा के समापन का पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर है। 11 दिसंबर 2016 को शुरू हुई ये धार्मिक यात्रा आज 148 दिन पूरे कर लेगी। नर्मदा के किनारे 3344 किलोमीटर की परिधि में बसे 1104 गांव और कस्बों को यात्रा ने मां नर्मदा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। यूपी में रविवार को योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस बार सूबे में 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें कानपुर के आईजी जकी अहमद का तबादला कर दिया गया। वहीं वाराणसी को नया आईजी मिला है। इससे पहले योगी सरकार ने शुक्रवार को 39 आईपीएस अफसरों का तबादला किया था। बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के घर में विंडो एसी, सोफा और कालीन बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर लगाया गया था और उनके वापस लौटते ही प्रशासन ने सारा सामान हटा लिया। शहीद जवान के परिवार वालों ने बताया कि अधिकारियों ने सीएम के जाते ही एसी, सोफा और कालीन हटा दी। पूरा गाँव और परिवार प्रशासन की इस हरकत पर हैरत में पड़ गया। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से पीसीसी गलियारों में जारी प्रदेश नेतृत्व के बदलाव के कयासों को नए प्रभारी अविनाश पांडे ने सिरे से खारिज कर दिया है। यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सचिन पायलट बने रहेंगे। गुजरात में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए वाघेला की घर वापसी की खबरें हैं। वाघेला ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं को अपने ट्विटर अकाउंट से अनफॉलो कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ किए गए अपने ट्वीट भी डिलीट कर दिए। माना जा रहा है कि वाघेला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाए जाने से कांग्रेस नेतृत्व से खफा हैं। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने सीधे वसुंधरा के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। बीजेपी के नोटिस का जवाब देते हुए तिवाड़ी ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने वसुंधरा राजे पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को मुख्यमंत्री के यहाँ गिरवी रख दिया गया है। बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। राज्य के 3 जिले कटिहार, भागलपुर और सीतामढ़ी में बिजली गिरने की खबर है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीतिक पारी शुरू करने की फिर कर्म हुई चर्चा। आज से 5 दिनों तक लगातार प्रशंसकों से मुलाकात करेंगे रजनीकांत। कुंडमबक्कम के राघवेंद्र मंडपम में अपने प्रशंसकों से मिलेंगे सुपरस्टार रजनीकांत। फैंस लंबे अरसे से रजनीकांत पर राजनीति से जुड़ने का दबाव बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के जालौन के चर्चित गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी महीने के 4 मई को लिफ्ट देकर पति के सामने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपी के पास से दंपत्ति से लूटे गए सामानों को भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की के भाई ने बहन और प्रेमी को कुल्हाड़ी से काट दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के आने से पहले आरोपी फरार हो गया। मुंबई में रफ्तार का कहर दिखा है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार इंडिका कार के अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हो गया। दरअसल ब्रेक लगाने से पीछे आ रही होंडा सिटी और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए।
छत्तीसगढ़ के बक्सर में 16 लाख रुपए के इनामी नक्सली को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। नक्सली नेता विलास के कब्जे से पुलिस ने AK-47 बरामद की। छत्तीसगढ़ के साथ साथ आंध्र और उड़ीसा की पुलिस को भी इस नक्सली की तलाश थी। बस्तर इलाके में इसने 20 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस को शक है कि सुकमा हमले में भी ये शामिल था। रांची में 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। कुंदन नाम का ये नक्सली झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सलियों में से एक है। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम था। झारखंड पुलिस को इससे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने इसके पास से कई हथियार बरामद किए हैं। बिहार के बेतिया में पुलिस ने हाईवे पर बने छोटे पुल के नीचे चलने वाले बार का पर्दाफाश किया है। इस बार में देसी और विदेशी शराब परोसी जाती थी। मौके से पुलिस ने भारी संख्या में शराब की बोतल्स को भी जब्त कर लिया है। शराब माफियाओं से संबंध होने के आरोप में बिहार के नालंदा के लहेरी थाने के 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इन सभी पुलिस कर्मियों को DIG के आदेश पर निलंबित किया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन शराब माफियाओं के साथ इनके संबंध थे। धनबाद स्टेशन पर एक महिला ने शराबी युवक की जमकर धुनाई कर डाली। महिला का आरोप है कि शराबी उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। महिला के आरोप के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भी युवक की जमकर पिटाई की। बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गुस्साई भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की। युवक पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। लड़की के विरोध करने के बाद लोगों ने उसे रोका और फिर जमकर धुनाई कर डाली। उत्तर कोरिया के एक मिसाइल परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली का सख्त बयान आया है। हेली ने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के सिर पर पागलपन सवार होने की बात कही। हेली ने कहा कि ताज़ा मिसाइल परीक्षण दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति को धमकी देने के लिए किया गया है। इन पर खोखली धमकियों के बावजूद अमेरिका उत्तर कोरिया पर शिकंजा कसना जारी रखेगा। दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों के विस्तार के लिए वन बेल्ट वन रोड योजना के तहत चीन ने $124 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। बीजिंग में आयोजित वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के फोरम में कुल 29 देशों के नेताओं ने शिरकत की। तुर्की और रूस समेत स्पेन, इटली, ग्रीस, हंगरी और यूरोप के कई बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। हालांकि भारत और जापान ने इससे दूरी बनाई हुई है।